गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी जो 5th यूनिट चल रही थी, इससे पीछे की जो क्लासेस थी उसमें 5th यूनिट के दोनों पार्ट एसिड एंड बेस और सेकंड था नॉन एक्वस सॉल्वेंट, वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 5 यूनिट है उसमें से 3rd यूनिट वो करवाई थी, वो थी 5th यूनिट। और 3rd यूनिट है जिसमें केवल एक ही पार्ट रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उप सह संयोजक यौगिक। इस यूनिट का नाम रहेगा उप सह संयोजक यौगिक। ठीक है, तो 3rd यूनिट स्टार्ट करें हम आज की क्लास में। उससे इस यूनिट के अंदर हमें उप सह संयोजक यौगिकों की जो केमिस्ट्री है, यानी इन यौगिकों का जो रसायन है, उसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले आएगी इसकी डेफिनेशन, यानी सबसे पहले आएगी इसकी परिभाषा कि उप सह संयोजक यौगिक है वो होते क्या है। इसकी परिभाषा है वो क्या लिखी जाएगी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि उप सह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक में क्या लिखेंगे, वे यौगिक जिनमें किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, मेटल को एम से लिखेंगे, या फिर धातु परमाणु नहीं होकर इन यौगिकों में क्या हो सकता है, आयन। और पॉजिटिव ही क्यों लगाया हमने, धनायन ही क्यों लिखा है इसको, क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इस कारण से धातुएं हमेशा धनायन ही बनाती हैं। तो वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, आयन भी किसका होगा, धातु का ही होगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, किसी ऋणावेशित आयन, किसी ऋणावेशित आयन, या किसी उदासीन अणु के साथ केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसी नेगेटिव आयन, जिसे हम क्या बोल देंगे, एनायन के साथ, या फिर लोन पेयर युक्त, या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त लोन पेयर वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वे यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। वापिस देखें इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसी ऋणायन या किसी ऋणावेशित आयन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु के साथ जुड़ा हुआ होता है, उन यौगिकों को उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। या फिर हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसी ऋणायन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु के साथ उप सह संयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उन यौगिकों को उप सह संयोजक यौगिक कहा जाता है। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और इनमें से कोई भी एक होगा, उन दोनों के बीच में उप सह संयोजक बंध के बनने से बनने वाले यौगिक उप सह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब नेगेटिव चार्ज वाला आयन या ऋणायन के रूप में Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, जितने भी हैलाइड आयन है वो सारे के सारे, यानी कि वे सभी आयन इसके अंदर आ जाएंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें आ जाएंगे वे सभी उदासीन अणु जिनके ऊपर लोन पेयर होता है। जैसे NH3 न्यूट्रल है, लोन पेयर है, H2, तो ये सारे के सारे इसके अंदर क्या आ जाएंगे, उदासीन अणु जिनके अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये एग्जाम्पल, जब ये और ये
केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं तो बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे वो देखो, इसमें नाम आ गया था उपसह संयोजक बंध, यानी कि इन यौगिकों में ये दोनों आपस में उपसह संयोजक बंध से जुड़े हुए रहते हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है कि उपसह संयोजक बंध कौन सा होता है। उपसह संयोजक बंध या फिर इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो उपसह संयोजक बंध कौन से होंगे इसमें देखें कि वह बंध यानी दो परमाणुओं के बीच, इनमें नहीं देख रहे, कॉमन देखने की, दो परमाणुओं के बीच बनने वाला वह बंध। अभी दो परमाणु इनके बीच में बंध बनेगा तो इस बंध के लिए दो इलेक्ट्रॉन आवश्यक होंगे। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक इस परमाणु का है और एक इस परमाणु का है तब तो इस बॉन्ड को बोले हम नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, यानी सामान्य सह संयोजक बंध, वो इसे हम कह देंगे। लेकिन यदि दो परमाणुओं के बीच बनने वाला जो ये बंध होता है उस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए से आए या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी से आए, तो इस प्रकार बनने वाले बंध को हम उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहेंगे। अब यदि ए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है तो बॉन्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, यानी ए से इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहे हैं। यदि बी इलेक्ट्रॉनों को देता है तो बॉन्ड की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होगी, यानी बी है दो इलेक्ट्रॉन ए को दे रहा है। तो उपसह संयोजक बंध को एरो के द्वारा दर्शाया जाता है और एरो देने वाले परमाणु से लेने वाले परमाणु की तरफ है वो लगाते हैं। ये देने वाला है डोनर, ये लेने वाला है, तो एरो वो इस प्रकार से लगेगा। इसका मतलब ए है वो बी को इलेक्ट्रॉन है वो दे रहा है। उसी प्रकार से इन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु है और जुड़े हुए जो ऋणायन होते हैं या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त जो उदासीन अणु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़े हुए जो स्टेप हैं इसके अंदर उन सभी की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। तो इन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़े हुए जो ऋणायन थे या फिर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन अणु थे उन्हें लिगेंड बोलेंगे। अब जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को अपने इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है इन यौगिकों में जो उपसह संयोजक बंध होता है उसकी दिशा इस प्रकार से होगी, लिगेंड से मेटल की ओर होगी। ठीक है, ये होगी इसमें, यानी लिगेंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर और मेटल एटम या धातु आयन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो ये होता है इसमें उपसह संयोजक बंध। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वह बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उस बंध से जुड़े हुए किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं उसे उपसह संयोजक बंध कहेंगे और इसे एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उस एरो को देने वाले परमाणु से लेने वाले परमाणु की तरफ दर्शाते हैं। और इन यौगिकों में लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल एटम या मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन है वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। ये था उपसह संयोजक बंध की परिभाषा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसके अंदर वो रहेगा एडिशन कंपाउंड। ये जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं वो एडिशन कंपाउंड का एक पार्ट है। तो एडिशन कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं या ये क्या होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। एडिशन कंपाउंड, इनको हम हिंदी में बोलते हैं योगात्मक यौगिक, इनको बोलेंगे हम योगात्मक यौगिक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखें कि वे यौगिक जो दो या दो से अधिक अणुओं के, वे यौगिक जो दो या दो से अधिक अणुओं के संयोग से बनते हैं उन यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। वे यौगिक जो दो या दो से अधिक अणुओं के योग से बनते हैं, योग से बन रहे हैं, इसीलिए इन यौगिकों का नाम क्या होगा इसमें योगात्मक यौगिक कह देंगे। ठीक है, वो जो दो या दो से अणु जिनसे मिलकर के ये यौगिक बनते हैं वो दोनों ही अणु कैसे होने चाहिए, स्थायी होने चाहिए। तो दो या दो से अधिक
स्थायी अणुओं के संयोग से बनने वाले यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। अब जो ये यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो योगात्मक यौगिक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उनमें से एक तो ये आ जाएगा और सेकंड कौन सा है वो पढ़े। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद लिखना है कि ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें रहेगा ड्यूअल साल्ट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको हम बोलेंगे द्विक लवण, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। जो उपसह संयोजक यौगिक हैं उन्हीं यौगिकों को कॉम्प्लेक्स यानी संकुल लवण भी कहा जाता है। ये वाले इसी कैटेगरी में रखे जाएंगे, यानी उपसह संयोजक यौगिकों का नाम ही क्या है, संकुल लवण, क्योंकि इनमें संकुल पाया जाता है। ये यौगिक संकुल के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, संकुल लवण। अब ये योगात्मक यौगिक हैं, दो प्रकार के हो गए, द्विक लवण और संकुल लवण। अब इन दोनों की डेफिनेशन देखें तो द्विक लवण में देखें क्या आएगा, बनेगा ये भी दो या दो से अधिक स्थायी अणुओं के योग से, और ये भी दो या दो से अधिक स्थायी अणुओं के योग से ही बनेगा। लेकिन इनमें अंतर क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो द्विक लवण में देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक स्थायी अणुओं के संयोग से बनने वाले वे लवण जिनमें उन अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व है, जिनमें उन अणुओं का, जिन अणुओं से मिलके ये बने हैं उन अणुओं का अलग अलग अस्तित्व बना रहता है, यानी वे एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, उन यौगिकों को हम द्विक लवण कहते हैं। वे लवण या वे योगात्मक यौगिक जो दो या दो से अधिक स्थायी अणुओं के संयोग से बनते हैं, लेकिन उनमें स्थायी जो अणु होते हैं, जिन अणुओं से मिलके ये बनते हैं, उन अणुओं का अपना अलग अलग अस्तित्व रहता है, यानी वे अलग अलग ही बने रहते हैं। उन यौगिकों को हम द्विक लवण या ड्यूअल साल्ट है वो कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखें इसमें किस प्रकार से बनेगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है, ये एक मोलिक्यूल हो गया, प्लस में Al2SO4 राइस दूसरा मोलिक्यूल हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, तीसरा इसमें आ जाएगा 24H2 24 जल के अणु है। तो दो या दो से अधिक होंगे स्थायी अणु होंगे, तो तीन अणु है इसके अंदर। उन तीनों अणुओं में से अब इन तीन जो अणु है इसके अंदर तीनों स्थायी हैं। ये पोटेशियम सल्फेट अलग से स्थायी होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग से स्थायी होगा, और ये जो H2 जल का अणु वो अलग से स्थायी होंगे। अब ये तीनों आपस में जुड़ेंगे, जुड़ के क्या बनेंगे, K2SO4 डॉट Al2SO4 ट्राइस डॉट 24H2। तीन स्थायी अणु थे, तीनों आपस में जुड़ गए, तो ये अलग रहेगा, हालांकि जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, यानी ये तीनों आयन है, तीनों जो स्थायी अणु हैं वो आपस में जुड़कर जो द्विक लवण बना लेंगे। उसके बाद भी ये तीनों अपने अलग अलग अस्तित्व में रहते हैं, जैसे यहाँ थे वैसे ही ये यहाँ पे अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ऐसे हैं उनको क्या बोलेंगे, द्विक लवण बोलेंगे। अब ये क्या है, ये है पोटास एलम, यानी जो फिटकरी है ये बन गई है इसकी, ठीक है। ये था द्विक लवण, ये इसका एग्जाम्पल हो जाए। इसी प्रकार से कार्बोनिलाइट का देख लो, KCl प्लस में MgCl2 डॉट 6 प्लस में 6H2, तो क्या बनेगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, तो वो बन जाएगा इसके अंदर कार्बोनिलाइट का। इसी प्रकार से जो मोहर लवण है, मोहर साल्ट, उसका बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल याद रखो फिटकरी वाला। अब आता है इसमें संकुल लवण। संकुल लवण की डेफिनेशन लिखेंगे इसकी तरह, तो क्या होगा कि वे योगात्मक यौगिक जो दो या दो से अधिक स्थायी अणुओं के संयोग से बनते हैं, लेकिन उनके बनने के बाद उस लवण में उन अणुओं का अलग अलग अस्तित्व नहीं रहता है, अर्थात वे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसमें क्या था, ये भी दो या दो से अधिक स्थायी अणुओं के संयोग से बनते हैं, लेकिन इनके अंदर था क्या
कि ये लवण बनने के बाद भी इन अणुओं का अस्तित्व अलग अलग ही बना रहता है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन संकुल लवण में क्या आएगा कि वे योगात्मक यौगिक जो 2 या 2 से अधिक स्थायी अणुओं के संयोग से बनते हैं, लेकिन उनमें लवण बनने के बाद में उन अणुओं का अलग अलग अस्तित्व नहीं रह पाता है, अर्थात वे सभी एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे यौगिकों को संकुल लवण है वो कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 4 KCl प्लस में FeCN2, ये है पोटेशियम साइनाइड और ये है फेरस साइनाइड। 2 हो गए, 2 अणु है अलग अलग स्थायी है, आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे K4 FeCN। K4 पोटेशियम के 4 है, Cn 4 तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 हो गए और ये हो गया इसका आयन। आगे समझ में, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अब ये बनने के बाद में ये थोड़ा ना KCN अलग से नहीं है, इसमें K अलग होगी पॉजिटिव के रूप में, Cn नेगेटिव अलग होगी, इसी प्रकार से इसमें ये अलग होगी। अब इन दोनों स्थायी अणुओं का ये जो संकुल लवण बन गया, इसमें अलग अलग अस्तित्व नहीं रह पाता है, यानी ये आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाएंगे। इस कारण से ऐसे यौगिकों को हम संकुल लवण कहेंगे, यानी ये संकुल, ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसके कारण से इसको क्या बोलते हैं, संकुल लवण बोलेंगे। आगे समझ में, ये था इन दोनों के अंदर डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन थी और ये इनके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में इन दोनों में जो डिफरेंस है, 3-4 डिफरेंस और है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, द्विक लवण व संकुल लवण में अंतर। हेडिंग देगी अपनी डिफरेंस इन बिटवीन ड्यूअल एंड कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें क्या आएगा, द्विक लवण व संकुल लवण में अंतर है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना। तो इसमें 3-4 अंतर वो देखें, इस साइड में ड्यूअल साल्ट आ जाएगा, ड्यूअल साल्ट, और इस साइड में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी संकुल लवण। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आप, पहला तो एग्जाम्पल डेफिनेशन है उससे मिल जाएगा। पहला तो इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वही इसमें आंसर हो जाएगा कि इन लवणों में जो अणु, यानी जिन अणुओं से मिलकर के ये लवण बनते हैं, ये लवण बनने के बाद उन अणुओं का या वे अणु हैं वो अपने अलग अलग अस्तित्व में रहते हैं। जबकि इसमें क्या आएगा कि 2 या 2 से अधिक स्थायी अणुओं के संयोग से जब ये संकुल लवण बन जाते हैं, तो ये संकुल लवण बनने के बाद में जिन अणुओं से ये मिलके बने होते हैं, उन अणुओं का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व या अपना अलग अलग अस्तित्व नहीं रह पाता है। तो इसमें क्या आएगा, अब जो अणु है ना जिससे मिलके ये बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अवयवी अणु बोलते हैं। जिनसे मिलकर के ये और ये बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अवयवी अणु बोलेंगे। तो इनमें, इसमें क्या लिखेंगे, इन लवणों में अवयवी अणुओं का अस्तित्व अलग अलग पाया जाता है। इनमें क्या लिखेंगे कि इन लवणों में अवयवी अणुओं का अस्तित्व अलग अलग नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें फर्स्ट। उसके बाद में जो सेकेंड डिफरेंस है वो इसमें क्या बोलेंगे कि इन लवणों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स ए और बी से मिलके बनाए, तो इन लवणों में अणुओं के बीच में आयनिक बॉन्ड है वो पाया जाता है। यानी द्विक लवणों में जो अवयवी अणु होते हैं जिनसे मिलके ये बनता है, उन अवयवी अणुओं के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है, अर्थात वे अवयवी अणु आपस में आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जबकि इनमें क्या होगा, इनके अंदर जो अवयवी अणु होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड
या उपसह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात इनमें होगा अवयवी अणुओं के बीच में आयनिक बंध और इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध है वो पाया जाएगा। ये था इसमें सेकंड डिफरेंस। उसके बाद में थर्ड डिफरेंस इसमें क्या आ जाएगा कि जो द्विक लवण होते हैं उन द्विक लवणों के अंदर, जैसे अपना एग्जाम्पल था K2SO4 Al2SO4 थ्राइस .24H2, ठीक है, ये था अपना द्विक लवण था, ठीक है, जो किससे मिलके बना था, K2SO4 प्लस में Al2SO4 थ्राइस प्लस में 24H2, इससे मिलके बना था ना, ये चेक करिए अपना। इसके अंदर क्या था, K पॉजिटिव आयन थे, SO4 नेगेटिव 2 आयन थे, Al प्लस 3 आयन थे, ये 3 आयन थे, ये अणु अलग अलग थे, यानी इसके अंदर भी SO4 नेगेटिव 2 वही इसके अंदर कॉमन है दो, तो इसमें 3 प्रकार के आयन है। जब इसको यानी ये जब यौगिक इन तीनों से मिलके बन गया, इसको जब हम वियोजित करते हैं या फिर इसको हम जल में विलय करते हैं तो ये है वो टूट जाएगा, और टूट करके ये कौन कौन से आयन बनाएगा, K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव 2 जो यहाँ से भी बनेंगे और यहाँ से भी बनेंगे, और साथ में Al प्लस 3, 3 प्रकार के आयन बनाएगा। जब ये अणु अलग अलग थे, जब ये अणु नहीं, ये जो यौगिक नहीं बना था, तब भी ये 3 प्रकार के आयनों का परीक्षण दे रहा था, यानी 3 प्रकार के आयन बन रहे थे। जब इन तीनों अणुओं से मिलके ये बन गया, तब इसको वियोजित करेंगे, तब ये इन्हीं तीनों आयनों का परीक्षण देता है। इसका मतलब ये है कि जो द्विक लवण है उसमें सभी आयन है वो अपना व्यक्तिगत परीक्षण है वो देते हैं। जबकि इसमें क्या था, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था इसके अंदर, देखिए वो एग्जाम्पल था अपना 4KCl प्लस में FeCl2, इन दोनों से मिलके अपना बन गया था K4FeCl6, ये बन गया था अपना। अब इसको जब हम जल में वियोजित करते हैं तो क्या बनेंगे, K पॉजिटिव आयन बनेंगे प्लस में FeCl6 यानी 4K पॉजिटिव FeCl6 नेगेटिव, ये बनेगा। अब इसका आगे और वियोजन नहीं हो पाता, यानी इससे तो आयन कौन से बने थे, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव Fe+2, और उसके बाद में अपना क्या था, 3 प्रकार के आयन थे ना इसमें, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें भी Cl नेगेटिव कॉमन है दोनों में, Fe+2, 3 प्रकार के आयन थे। जब ये यौगिक नहीं बना था तब ये इन तीनों आयनों का परीक्षण दे रहा था। उसके बाद में इसमें ये यौगिक बनने के बाद K पॉजिटिव आयन प्लस में ये, लेकिन ये जो संकुल बना है कॉम्प्लेक्स, उसका आगे और वियोजन नहीं हो पाता, अर्थात इस संकुल में से Fe+2 आयन और Cl नेगेटिव आयन है वो नहीं बन पाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये यौगिक या फिर संकुल लवण है वो अपने सभी व्यक्तिगत आयनों, हालांकि केवल एक आयन का परीक्षण यहाँ पे दे ना K पोटेशियम का, तो वहां पे तो यहाँ पे भी देंगे पोटेशियम का, लेकिन Cl नेगेटिव और Fe+2 का नहीं दे रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे कि ये लवण अपने सभी व्यक्तिगत आयनों का या अपने सभी अवयवी अणुओं के व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण नहीं देते, यानी 3 में से केवल एक का परीक्षण दिया, 2 का नहीं दिया। तो इसमें लिखा जाएगा कि ये लवण अपने सभी व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण है वो नहीं देते हैं। ये हो गया इसके अंदर डिफरेंस, लिखें इसको, तीसरा डिफरेंस हो गया इसके अंदर ये। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस में देखें इसके अंदर क्या आएगा, इसी एग्जांपल से देख लें। इसमें देखें कि जो ड्यूअल साल्ट होते हैं द्विक लवण, उसके अंदर एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन पाए जाते हैं। अब इसके अंदर धनायन K पॉजिटिव है, धनायन है वो Al+3, 2 प्रकार के क्या होंगे, कीटायन होंगे, जबकि एनायन के रूप में क्या आ जाएंगे, SO4 नेगेटिव 2। तो द्विक लवण में क्या लिखा जाएगा कि इन लवणों में 2 या 2 से अधिक या फिर 1 से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन पाए जाते हैं। तो इसमें ऋणायन तो एक ही, हालांकि लेकिन धनायन 2 प्रकार के हैं।
तो इन लवणों में 4 नंबर पे लिखा जाएगा कि इन लवणों में एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं। जबकि इसमें लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 4K पॉजिटिव प्लस में FeCN6 -4। तो ये इसमें धनायन है कैटायन और ये इसमें क्या ऋणायन है। चारों कैटायन एक जैसे हैं और चारों एनायन एक जैसे हैं। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा संकुल लवणों में कि संकुल लवणों में एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन पाए जाते हैं। तो ये था इसमें फोर्थ डिफरेंस कि द्विक लवण में एक से अधिक प्रकार के ऋणायन और धनायन पाए जाते हैं, जबकि संकुल लवणों में केवल एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसमें द्विक लवण और जो संकुल लवण है उनमें डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे वो है अपनी वर्नर थ्योरी। यानी वर्नर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे हम वर्नर थ्योरी है वो कहेंगे या वर्नर का सिद्धांत कहेंगे। इस सिद्धांत के कारण से ही ये सिद्धांत दिया था, उसके बाद इसको क्या मिला था नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। इसी कारण से वर्नर जो था, वर्नर नाम का जो साइंटिस्ट था उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक है वो कहा जाता है। नहीं तो ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो क्या हो जाएगा वर्नर पूरा नाम है इसका अल्फ्रेड वर्नर। यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उप सह संयोजक रसायन विज्ञान का जनक कौन रहेगा यहाँ पे अल्फ्रेड वर्नर रहेगा। अपना एक सिद्धांत दिया था ये, इसी के लिए इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये थ्योरी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।